दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही टेंशन के बारे में तो हम सब जानते हैं, मगर क्या आपको अमेरिका के उस फेल रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में पता है, जहां अमेरिका को अपने 8 जवानों, कुछ हेलीकॉप्टर्स और एक प्लेन को गंवाना पड़ा था? तो आइए जानते हैं ऑपरेशन ईगल क्लॉ के बारे में। आज के जानी दुश्मन अमेरिका और ईरान कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मामला तब बिगड़ा जब ईरान से ही निष्कासित ईरान के पूर्व शाह को अमेरिका के राष्ट्रपति ने कैंसर का इलाज कराने के लिए अमेरिका आने की अनुमति दी। 2 नवंबर 1979 को हजारों लोगों ने तेहरान स्थित यूएस एम्बेसी को घेर लिया और जबरदस्ती अंदर कूदकर जाने लगे। यूएस एम्बेसी में तैनात एम्बेसी कर्मचारियों ने वहां रखे जरूरी दस्तावेजों को नष्ट करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें डर था कि ये दस्तावेज कहीं ईरानियों के हाथ नहीं लग जाए। कुछ ही समय में एम्बेसी पर सारे प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया और लगभग 52 एम्बेसी के कर्मचारियों को बंधक बना लिया। टीवी पर इस क्राइसिस से संबंधित समाचारों को सुनते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर को यही चिंता सता रही थी कि कैसे बंधकों को रिहा कराया जाए। अमेरिकन जनरल्स ने एक मिशन प्लान किया और मिशन के तहत 8 हेलीकॉप्टर्स और 4 C-130 हरक्यूलिस विमानों को ईरान भेजने का निर्णय लिया गया। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ईगल क्लॉ। मकसद साफ था, अपने सभी 52 बंधकों को ईरान के कब्जे से आज़ाद कराना। प्लान के मुताबिक 4 C-130 विमानों ने ओमान के मसीरा द्वीप से उड़ान भरी। काले रंग से रंगे हुए इन विमानों को ईरान के रेगिस्तान में उतरना था। विमान में सवार थे 74 मरीन कमांडोज, कुछ जीपें, मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में गोला बारूद। बेहद ही नीची उड़ान उड़ते हुए इन विमानों ने ईरान की सरहद में प्रवेश किया ताकि राडार को चकमा दे सके। सभी जवानों के पास नकली वीज़ा और पासपोर्ट थे ताकि पकड़े जाने की सिचुएशन में वो वहां से बाहर निकल सकें। इसी बीच एक यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर से भी 8 हेलीकॉप्टर्स ने ईरान के लिए उड़ान भरी। इन हेलीकॉप्टर्स ने भी बहुत ही लो फ्लाई करते हुए मात्र 200 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए ईरानी वायुसेना में प्रवेश किया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। एक हेलीकॉप्टर में से नाइट्रोजन गैस लीक होने लगी, जिसकी वजह से उसका रोटेटर प्रॉब्लम करने लगा और उस हेलीकॉप्टर को मिशन को बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा। मिशन को पूरा करने के लिए कम से कम 6 हेलीकॉप्टर्स की जरूरत थी। बचे हुए 7 हेलीकॉप्टर्स अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन कमांडोज को नहीं पता था कि एक और समस्या उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो मंजिल की तरफ बढ़े, एक रेतीले तूफान ने उन्हें घेर लिया। विजिबिलिटी लगभग समाप्त हो चुकी थी और पायलट्स को अपने आगे धूल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी एक और विमान के रोटर ने धोखा दे दिया और उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जाम हो गया। उस हेलीकॉप्टर को भी वापस लौटना पड़ा। अब सिर्फ 6 हेलीकॉप्टर बचे थे और कोई भी हेलीकॉप्टर रिजर्व में नहीं था। सभी 6 हेलीकॉप्टरों ने सकुशल C-130 विमानों के पास में रेगिस्तान में लैंड किया। प्लान के मुताबिक इन हेलीकॉप्टर्स की रिफ्यूलिंग शुरू हुई और कुछ ही देर में इन सभी 6 हेलीकॉप्टरों को उड़ना था और एम्बेसी में मौजूद बंधकों को लेकर वापस रेगिस्तान लौटना था। तभी एक और हेलीकॉप्टर के रोटर्स ने काम करना बंद कर दिया। अब बचे थे सिर्फ 5 हेलीकॉप्टर्स। अमेरिकन कमांडर्स ने आपस में बात की और यह पाया कि 5 हेलीकॉप्टर्स सभी बंधकों को छुड़ाने के लिए काफ़ी नहीं है। उन्हें कम से कम 20 बंधकों को वहीं छोड़कर आना पड़ेगा अगर वो 5 हेलीकॉप्टर्स के साथ ही ऑपरेशन को जारी रखते हैं। कमांडर्स ने फैसला किया कि उन्हें मिशन अबॉर्ट करके वापस यूएस लौट जाना चाहिए। तभी कुछ ऐसा घटता है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। एक हेलीकॉप्टर C-130 विमान से टकरा जाता है और उसमें भीषण विस्फोट हो जाता है। अमेरिकी कमांडोज और जनरल बचे हुए 4 हेलीकॉप्टर्स और 3 C-130 विमानों के साथ में वापस अमेरिका के लिए उड़ जाते हैं और पीछे रह जाता है रेगिस्तान, जलते हुए हेलीकॉप्टर और विमान और 8 मरीन कमांडोज के शव। इसी के साथ ऑपरेशन ईगल क्लॉ फेल हो चुका था। अमेरिकी कमांडर्स और यूएस प्रेसिडेंट को जब इसका पता चलता है तो उन्हें विश्वास नहीं होता। घटना के 5 दिन बाद मारे गए 8 अमेरिकी सैनिकों के शवों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का विमान जिनेवा एयरपोर्ट पहुंचता है। समय बीतता है
तारीखें बदलती है और आ जाता है दिन 20 जनवरी 1981 का, जब आखिरी में 444 दिन बंधक रहने के बाद ईरान सभी 52 बंदियों को ईरान से रिहा कर देता है। इस समझौते को दुनिया अल्जीरियस समझौते के नाम से जानती है। रेगिस्तान की उस रात ने यह सिखाया कि युद्ध केवल हथियारों से ही नहीं, बल्कि योजना, धैर्य और किस्मत से भी जीता जाता है, और कभी-कभी सबसे ताकतवर देश भी रेत के तूफान के आगे हार जाते हैं।